सबसे पहले रिवीजन के लिए ब्रेन में हमारे पास क्या क्या पार्ट्स थे। सेरिब्रम था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। अब वन बाय वन हम इन सब के फंक्शंस देखेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या था? सेरिब्रम की जो प्रेफरल एरिया था या सुपरफिशियल जो एरिया था उसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, मोरल सेंस एंड लर्निंग। ये सारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेंसरी परसेप्शन, जो हम सेंस करते हैं वो भी कौन किसकी मदद से हम करते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मदद से करते हैं। उसमें कौन कौन सी परसेप्शन है? परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। इसी तरह लास्ट जो इसका फंक्शन है, इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरफॉर वॉलंटरी मूवमेंट। उसके बाद ये वॉलंटरी मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्योंकि जब वो सेंस करेगा किसी भी चीज़ को तो फिर उसके खिलाफ रिएक्शन भी देगा, तो इसलिए ये वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। उसमें क्या आता है? स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो ये 3 फंक्शंस थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। फिर हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिफरेंट एरियाज़ में हमने ना डिवाइड कर दिया, जिनको हमने कौन सा एरियाज़ का? फंक्शनल एरियाज़। मतलब हर एरिया का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। वो कैसे है अभी देख लेते हैं। द मेन फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैव बीन आइडेंटिफाई हमने कर दिया है, बट इट इज़ अनलाइकली दैट एनी एरिया इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद ओनली वन फंक्शन। हमने एक एरिया तो आइडेंटिफाई कर दिया, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एरिया सिर्फ वही काम करता हो, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको हम इतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक्सेप्ट वेयर स्पेशली मैंशनड द डिफरेंट एरियाज आर एक्टिव इन बोथ हेमिस्फीयर्स, हाउएवर देयर इज सम वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब हमें पता है कि सेरिब्रल उसके जो सेरिब्रम था उसके 2 हेमिस्फेयर्स थे, राइट एंड लेफ्ट। तो जो एरिया एक हेमिस्फेयर में होगा उसका ऑपोजिट सेम लोकेशन में दूसरी जगह भी होगा। इन जनरल मोटर इम्पल्सेस लीव द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर वाइल सेंसरी इम्पल्सेस अराइव एट द पोस्टीरियर पार्ट। जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं, जो सेंसेशन लेके आ रही होती हैं, वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रम लेके आ रही होती हैं, और जो मोटर इम्पल्सेस हैं जो उनके खिलाफ रिएक्शन होता है वो कहाँ से इम्पल्सेस निकलती हैं? इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। जो फंक्शनल एरियाज़ हमने बात की कि फंक्शनल एरियाज़ में हमने डिवाइड कर दिया, वो 3 तरह के एरियाज़ हैं। नंबर 1 क्या है? मोटर एरियाज़। नंबर 2 क्या है? सेंसरी एरियाज़। नंबर 3 हमारे पास क्या है? एसोसिएशन एरियाज़। मोटर एरियाज़ विच डायरेक्ट स्केलेटल मसल मूवमेंट्स। मोटर एरियाज़ वो होते हैं जो स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स करवाते हैं। सेंसरी के हैं जो सेंस करते हैं, विच रिसीव एंड डिकोड सेंसरी इम्पल्सेस इनेबलिंग सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी इम्पल्सेस को ये रिसीव करते हैं और फिर इसको डिकोड कहते हैं कि वो इम्पल्स इन्हें क्या मैसेज दे रही है। और तीसरे होते हैं वो हमारे पास एसोसिएशन एरियाज़ होते हैं, जो इन दोनों को वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। Association which are concerned with integration and processing of complex mental functions such as intelligence, memory, reasoning, judgment and emotions। जो complex mental functions हैं वो कौन कंट्रोल करता है? एसोसिएशन एरियाज़। जब सेंसरी इम्पल्सेस आएंगी एसोसिएशन एरियाज़ में, फिर उसको एनालाइज किया जाएगा कि अब इसके लिए क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। जो रिस्पॉन्स देंगे वो किसके थ्रू जाएगा? मोटर एरियाज़ के थ्रू जाएगा। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले मोटर एरियाज़ देखेंगे कौन कौन से हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, फिर हम सेंसरी एरियाज़ देखेंगे और उसके बाद फिर एसोसिएशन एरियाज़। मोटर एरियाज़ जो हैं वो 2 हमारे पास होते हैं सिर्फ। एक है द प्राइमरी मोटर एरिया और दूसरा है हमारे पास ब्रोकास एरिया, या जिसको क्या कहते हैं? मोटर स्पीच। ये हमारे पास ब्रेन में डिफरेंट एरियाज़ दिखाए गए हैं। अभी हमारे पास जो मोटर एरियाज़ है वो कौन से? एक ही जो आपको येलो में नज़र आ रहा है, प्राइमरी मोटर एरिया, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? ये ग्रीन। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोकास एरिया। ये 2 एरियाज़ जो हैं येलो एंड ग्रीन, सिर्फ ये मोटर एरियाज़ ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। प्राइमरी मोटर एरिया किधर पड़ा हुआ है? दिस लाइज इन द फ्रंटल लोब। ये जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंट वाली साइड वाला ब्रेन, उधर ही होता है प्राइमरी मोटर एरिया। द सेल बॉडीज आर pyramid shaped बेड सेल्स एंड दे कंट्रोल स्केलेटल मसल एक्टिविटी। जिसके जो सेल्स होते हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं इसकी प्राइमरी मोटर एरियाज़ की, वो किस शेप की होती हैं? पिरामिड शेप्ड होती हैं। देयर आर 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन द पाथवे टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल तक, अब हमने कहा मोटर एरिया का क्या काम है? स्केलेटल मसल को जाके स्टिमुलेट करते हैं। तो ब्रेन से स्केलेटल मसल तक जाने के लिए 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले न्यूरॉन्स कौन से? अपर मोटर न्यूरॉन उन्हें कहते हैं।
जो मोटर कॉर्टेक्स से निकलेंगे और वो मेडुला ऑब्लोंगेटा तक जाएंगे। अभी हमने एनाटॉमी के लेक्चर में पढ़ा था कि मेडुला में वो डिकसेशन होती है, तो ये वो बात कर रहा है। जो ब्रेन टू मेडुला, जो मतलब मोटर कॉर्टेक्स से मेडुला तक आएंगे वो अपर मोटर न्यूरॉन होंगे। फिर मेडुला से जो आगे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आगे जो जाएंगे स्केलेटल मसल तक, वो लोअर मोटर न्यूरॉन होंगे। तो जब ये मेडुला पे पहुंचेंगे अपर मोटर न्यूरॉन, ये क्या करेंगे, ये ऑपोजिट साइड पे जाएंगे और नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करेंगे। एट द अप्रोप्रिएट लेवल इन द स्पाइनल कॉर्ड इट सिनेप्सिस विद द सेकंड न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड में ये एक और न्यूरॉन के साथ सिनेप्स करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन। वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा और टारगेट मसल तक जाएगा। इट टर्मिनेट्स एट द मोटर एंड प्लेट ऑफ ए मसल फाइबर। दिस मीन दैट द मोटर एरिया ऑफ द राइट हेमिस्फीयर of the cerebrum controls voluntary muscle movement on the left side of the body and vice versa। क्योंकि वो डिकसेशन हो जाती है तो जो राइट साइड के हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के वॉलंटरी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, जो आम ज़बान में हम फॉलिज का वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये दो न्यूरॉन्स का, इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा प्राइमरी मोटर एरिया था ब्रेन में, तो अब इसके तक सेंसेशन है, सेंसरी एरिया तक उसने इसको कहा कि आप रिस्पांस करो, स्केलेटल मसल की मूवमेंट दो। तो यहाँ से एक न्यूरॉन निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, मेडुला तक जाएगा। तो मतलब डिकसेट यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ, वो मेडुला से डिकसेट हो गया, आगे स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। तो ये हमारे पास जो न्यूरॉन है, ग्रीन कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, इसे हमने क्या कहा, अपर मोटर न्यूरॉन। और फिर ये सिनेप्स करके यहाँ से नया न्यूरॉन निकलेगा जो मसल तक जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन। तो दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक है अपर मोटर न्यूरॉन जो ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो आगे निकल के जाएगा वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। इस तरह जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट है वो कंट्रोल होती है फ्रॉम प्राइमरी मोटर एरिया या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो ये हमने पहला एरिया पढ़ा है किसका, मोटर एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। दूसरा हमारे पास कौन सा है, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही है हमारे पास है ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया का फंक्शन देख लेते हैं। दिस इज सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब, ये भी फ्रंटल लोब में ही होता है, एंड कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट्स नीडेड फॉर स्पीच। स्पीच करते हुए जो मसल मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, हमारे फेशियल मसल्स जो मूव कर रहे होते हैं, उसका कंट्रोल किसके पास होता है, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया के पास। तो ये दो मसल्स थे हमारे पास, जो हमारे पास बेसिकली क्या थे, मोटर एरियाज थे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। अब हम सेंसरी देखेंगे, उसके बाद फिर एसोसिएशन देखेंगे। सेंसरी एरियाज में हमारे पास कौन कौन से हैं, नंबर 1 है द सोमैटो सेंसरी एरिया, नंबर 2 है द ऑडिटरी हेयरिंग एरिया, नंबर 3 है द ऑल्फैक्टरी स्मेल एरिया, नंबर 4 है द टेस्ट एरिया, और नंबर 5 है द विजुअल एरिया जो हमारी नज़र होती है। तो इन एरियाज़ को देखते हैं। ये सबसे पहले आपको ये नज़र जो आ रहा है, ये हमारे पास है सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, सोमैटो सेंसरी एरिया। दूसरा हमारे पास सेंसरी एरिया ये टेस्ट का है, यहाँ पे हेयरिंग का है ऑडिटरी एरिया, यहाँ स्मेल का है, और यहाँ पे हमारे पास फिर ये इसका होता है विजन का, विजुअल एरिया। तो 5 एरियाज थे टोटल, सोमैटो सेंसरी एरिया, हेयरिंग एरिया, टेस्ट एरिया, स्मेल एरिया, और एंड में विजुअल एरिया। तो ये हमारे पास 5 एरियाज़ किस में आ रहे हैं, सेंसरी एरियाज़ में। ये बेसिकली सेंस करेंगे। तो अब वन बाय वन इनको देखते हैं। द सोमैटो सेंसरी एरिया का क्या काम है, हेयर सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टच, अवेयरनेस ऑफ मस्कुलर मूवमेंट एंड द पोजीशन ऑफ जॉइंट्स आर परसीव्ड। ये वगैरह ये जो फंक्शंस हैं, ये इनकी सेंसेशन जो होती है वो इस एरिया में परसीव होती है, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टच। The somatosensory area of the right hemisphere receives impulses from the left side of the body and vice versa। क्योंकि वो डिकसेशन हो रही होती है मेडुला पे, इसलिए जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से impulses ले रहा होता है। तो ये somatosensory एरिया का काम था, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टच की अवेयरनेस देते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटरी एरिया, ये हेयरिंग से इसका ताल्लुक होता है, जो हम सुनते हैं वो इस एरिया की मदद से सुनते हैं। दिस लाइज इन द टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब में होता है। The nerve cells receive and interpret impulses transmitted from the inner ear by the cochlear part of the vestibulocochlear nerves, eighth cranial nerve। eighth cranial nerve की का एक पार्ट होता है cochlear nerve, वो जाके सप्लाई कर रहा होता है ईयर को बेसिकली। तो ऑडिटरी एरिया सुनने के लिए होता है।
द ऑल्फैक्टरी स्मेल एरिया, ऑल्फैक्टरी किस लिए होता है, ये स्मेल की प्रॉपर्टी के लिए होता है। दिस लाइज डीप विद इन द टेम्पोरल लोब, ये भी टेम्पोरल लोब में है, वेयर इम्पल्सिस फ्रॉम द नोज ट्रांसमिटेड वाया द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम क्या होता है, ऑल्फैक्टरी, वहाँ से इम्पल्सिस नोज के थ्रू आती हैं, नोज से इम्पल्सिस आती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ऑल्फैक्टरी एरिया में, आर रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। जब इस एरिया में आएंगे तो आप इंटरप्रेट करेंगे और आप किसी भी चीज़ को स्मेल करेंगे। नेक्स्ट है द टेस्ट एरिया, दिस लाइज इन द डीप लेयर्स ऑफ द सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमैटोसेंसरी एरिया से पीछे हमारे पास टेस्ट एरिया होता है। हेयर इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स इन टेस्ट बर्ड्स आर रिसीव्ड एंड परसीव्ड एज टेस्ट। जो टेस्ट बर्ड्स हमारी ज़ुबान के ऊपर होते हैं, वहाँ से इम्पल्सिस आके इस एरिया तक पहुँचती हैं और तभी हम सेंस कर सकते हैं कि हम किस तरह का खा रहे हैं खाना। लास्ट हमारे पास सेंसरी एरिया कौन सा है, विजुअल एरिया। दिस लाइज इन द ऑसिपिटल लोब, ये जो ऑसिपिटल सबसे पीछे वाला ब्रेन का हिस्सा होता है, वहाँ होता है हमारे पास विजुअल एरिया। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, सेकंड क्रेनियल नर्व, वो आंख से जाती हैं इस एरिया तक और वहाँ पे ये रिसीव करता है और इंटरप्रेट करता है इम्पल्सिस को एज विजुअल इम्प्रेशंस। अगर आपका ये एरिया ख़राब हो जाए तो बेशक आपकी आंखें बिल्कुल सही हो, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो आप कुछ भी देख रहे होते हैं आंखें सिर्फ उसको कन्वे कर रही होती हैं ब्रेन तक, बाकी आगे विजुअल एरिया ने उसको इंटरप्रेट करना होता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं। तो अगर ये एरिया ख़राब हो जाए तो आप देख नहीं सकते। तो ये हमारे पास सेंसरी एरियाज थे। विजुअल एरिया नज़र के लिए, टेस्ट एरिया टेस्ट के लिए, ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल के लिए, ऑडिटरी एरिया हेयरिंग के लिए और सोमैटोसेंसरी एरिया पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टच के लिए। तो ये जो 4-5 एरियाज हमने पढ़े हैं सारे हमारे पास कौन से हैं, सेंसरी एरियाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एसोसिएशन एरियाज। These are connected to each other and other areas of the cerebral cortex by association tracts. Association tracts से जुड़े हुए होते हैं। They receive, coordinate and interpret impulses from the sensory and motor cortices, permitting higher cognitive abilities and their functions are much more complex. जो भी आपके पास इम्पल्सिस आ रही होती हैं सेंसरी मतलब एरियाज से या मोटर कॉर्टिसेस से, तो वो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। सेंसरी इम्पल्सिस इनके पास आएंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आप भी बॉडी में ने सेंस किया है, उससे क्या रिस्पांस देना है, वो फिर जाके मोटर कॉर्टिसेस को बताएंगे। तो इनका फंक्शन बहुत कम्प्लेक्स होता है, मतलब सेंसरी और मोटर के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो एसोसिएशन एरियाज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एसोसिएशन एरियाज कौन से होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। द प्री मोटर एरिया, the prefrontal area, vernix sensory speech area and the parieto-occipito-temporal area। ये 4 एरियाज हैं। ये क्या क्या एरियाज क्या क्या काम करते हैं भी हम देखते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास प्री मोटर एरिया है, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स था उसके सामने होता है। ये प्री मोटर एरिया इधर होता है, उससे जो आगे होता है ये हमारे पास ये जो यहाँ पे है ये मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया, ये हमारे पास है प्री फ्रंटल एरिया। एक है हमारे पास प्री मोटर एरिया, दूसरा है प्री फ्रंटल और तीसरा हमारे पास ये है सेंसरी एरिया, स्पीच एरिया जिसे कहते हैं वर्निक्स एरिया, और लास्ट में फिर हमारे पास इधर वो आता है वो पैराइटो टेम्पोरल वाला। 4 एरियाज हैं। अब इनके वन बाय वन फंक्शंस देख लेते हैं। प्री मोटर एरिया क्या है, दिस लाइज इन द फ्रंटल लोब इमीडिएटली इंटीरियर टू द मोटर एरिया। जो मोटर एरिया उसके सामने हमारे पास कौन सा एरिया होगा, प्री मोटर एरिया। The neurons here coordinate movement initiated by the primary motor cortex, ensuring that learned patterns of movements can be repeated. For example, in tying a shoelace or writing, many muscles contract, but the movements must be coordinated and carried out in a particular sequence. Next हमारे पास है the prefrontal area. This extends entirely from the premotor area to include the remainder of the frontal lobe. हमारे पास यहाँ प्रीमोटर था, प्रीमोटर से आगे जो है वो हमारे पास कौन सा है, प्रीफ्रंटल एरिया। It is a large area and is more highly developed in humans than in other animals. इंसानों में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है और लार्ज एरिया है। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, इसका ताल्लुक जो है ना प्रीफ्रंटल एरिया का आपके इंटेलिजेंस से होता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस कंट्रोल्ड हेयर इंक्लूड परसेप्शन एंड कंप्रीहेंशन ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, द एबिलिटी टू एंटिसिपेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स एंड द नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हैं, कुछ अगर हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसको जो आप एनालाइज करते हैं वो इस एरिया से कर रहे होते हैं, द प्रीफ्रंटल एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। दिस इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब में होता है, एडजेसेंट टू द पैराइटो-ओसिपिटो टेम्पोरल एरिया। इट इज़ हियर दैट स्पोकन वर्ड इज परसीव्ड एंड comprehension and intelligence are paced. Understanding language is central to higher mental functions as they are
लैंग्वेज बेस्ड, जो आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं वो इस एरिया के थ्रू होता है, जिसका नाम क्या है, वर्निक्स एरिया। लास्ट हमारे पास जो एसोसिएशन एरिया उसका क्या नाम है, द पैराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एरिया। दिस लाइज बिहाइंड द सोमैटोसेंसरी एरिया एंड इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द पैराइटल लोब। ये किधर होता है, पैराइटल लोब में होता है और सोमैटोसेंसरी एरिया के पीछे होता है। फंक्शंस इसके क्या हैं, स्पेशल अवेयरनेस आपको देता है, इंटरप्रेटिंग रिटन लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू नेम ऑब्जेक्ट्स। आप कोई भी चीज़ देखें, जैसे आपके सामने कोई रजिस्टर पड़ा हुआ है, कोई मार्कर पड़ा हुआ है, जो आप नेम देते हैं कि ये मार्कर है, ये रजिस्टर है, ये बोर्ड है, वो आप किसकी मदद से दे रहे हैं, इस एरिया की मदद से दे रहे हैं। जो आपको अवेयरनेस होती है कि आपकी सराउंडिंग में ये चीज़ पड़ी हुई है, ये कोई मूवमेंट कुछ हो, कोई बंदा गुजरा है, जो आपको फील हो गया कोई बंदा गुजरा है, वो किसका फंक्शन है, पैराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एरिया का। और जो रिटन लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करना कि क्या लिखा हुआ है, वो भी इसी एरिया का काम है। It has been suggested that objects can be recognized by touch alone because of the knowledge from past experience memory retained in this area। अब ये होता है कि जैसे आपको कुर्सी की डायमेंशन पता है कि जो कुर्सी है वो कैसी होती है, अगर आपकी आंखें बंद हों, आप देख ना रहे हो, आप कुर्सी को हाथ लगाएं तो आप हाथ लगाने से बता देंगे कि ये कुर्सी पड़ी हुई है। लैपटॉप हो गया, आपने हाथ लगाया, आंखें आपकी बंद हैं, आपको पता चल गया जी पे ये लैपटॉप को मेरा हाथ लगा हुआ है। तो ये जो आपको खुद देखे बगैर आप बता रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ है, ये भी किसका फंक्शन है, पैराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एरिया का। तो यहाँ तक हमारे एसोसिएशन एरियाज़ ख़त्म हो गए, यहाँ तक हमारा बेसिकली सारा सेरिब्रम ख़त्म हुआ है, जिसमें हमने 3 एरियाज़ पढ़े, मोटर एरियाज़, सेंसरी एंड एसोसिएशन। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आया थैलेमस। सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन एंड विजरा send information about touch, pain and temperature, and input from the sensory sense organs travels to the thalamus where there is a recognition, although only in a basic form, as refined perception also involves other parts of the brain। अब ये होता है कि जो भी आपकी सेंसरी सेंसेशन आ गई, टच पेन रिसेप्टर की या टच पेन की या टेम्परेचर की, तो ये इसमें जाना तो ऊपर है सेरिब्रम में, पर ये किसके थ्रू पास होकर जाता है, थैलेमस। तो इसको सरसरा से थैलेमस भी चेक कर लेता है कि ये क्या चीज़ आ रही है, क्या है। हालांकि रिफाइंड परसेप्शन जो है वो काम किसका होगा, ऊपर जो सेरिब्रम के हमने एरियाज पढ़े उनका होगा। तो थैलेमस ये सरसरा से उसको देख लेते हैं कि किस चीज़ की सेंसेशंस जा रही हैं। इट इज़ थॉट टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ सम इमोशंस। कुछ इमोशंस भी हमारे जो हैं उसको भी प्रोसेस करता है। द थैलेमस रिलेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इम्पल्सेस फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जी सर 2 बार रिपीट करें। हम थैलेमस पढ़ रहे हैं। थैलेमस में हमने क्या कहा कि अब जो भी होती है इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। थैलेमस में हमने ये कहा कि ये हमारे पास ब्रेन का ऊपर पड़ा हुआ है, सेरिब्रम जो है 2 हेमिस्फेयर्स हैं, और ये रेस्ट ऑफ द बॉडी का कोई भी ऑर्गन है। लेट्स से कि ये आपका हाथ है। अब किसी भी चीज़ को आपने फॉर एग्जांपल किसी ठंडी चीज़ को टच किया तो वहाँ से सेंसेशन जानी है ना, तो जब जहाँ ये सेरिब्रम पड़ा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे थैलेमस होता है। अब वो सेंसेशन यूँ स्पाइनल कॉर्ड से हो के यूँ ऊपर जाके इस एरिया तक पहुँचेगी। तो जब वो जा रही होगी तो थैलेमस से गुजरेगी। जब थैलेमस से गुजरेगी तो उसको सुपरफिशियली थैलेमस भी उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, मतलब कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है, और फिर उसको अल्टीमेटली आगे ही भेज देगा। रिफाइन तो यहीं पे होगा, ये एरिया स्पेशलाइज्ड हुआ है जो आपको बताएगा कि क्या भी आपने फील किया, पर थैलेमस उसको सुपरफिशियली देख लेगा कि ये किस चीज़ की वो यहाँ से इम्पल्सेस जा रही हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कुछ इमोशंस को भी ये प्रोसेस करता है। ठीक है, ये थैलेमस के काम थे। और थैलेमस के फिर हमने पढ़ा था नीचे हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शंस होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहा होता है। एपिटाइट जो भूख लगती है हाइपोथैलेमस की वजह से पता चलता है। थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस ये कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर इसका फंक्शन है। इमोशनल रिएक्शंस है, प्लेजर है, फियर है, रेग है, वो हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहा है। सेक्सुअल बिहेवियर आपके हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो बॉडी के बहुत ज़्यादा जो काम हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं, हाइपोथैलेमस। हालांकि एक छोटा सा स्ट्रक्चर है पर कंट्रोल इसका इतने ज़्यादा चीज़ों पे है बॉडी के। नेक्स्ट हमारे पास आया पोन्स। देयर आर न्यूक्लियाई विद इन द पोन्स दैट एक्ट एज रिले स्टेशंस एंड सम ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद द क्रेनियल नर्व्स। जैसे हमने थैलेमस का पढ़ा उसी तरह अब पोन्स है हमारे पास, ये ब्रेन स्टेम्प होती है ना, तो जिसमें हमने पढ़ा था जी मिड ब्रेन आ गया, पोन्स आ गया और मेडुला आ गया, तो सारी इन्फॉर्मेशन इधर से गुजर रही होती है। तो कुछ ना कुछ ये सारे रिले कर रहे होते हैं। तो ये भी इसी तरह रिले स्टेशन के तौर पे काम कर रहा है। उस इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है, और कुछ एसोसिएटेड होते हैं
क्रेनियल नर्व से। उसके अलावा दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पोन्स में दो इम्पोर्टेंट सेंटर्स होते हैं, एक का नाम है न्यूमोटेक्सिक और दूसरे का नाम है एपिनोस्टिक सेंटर्स। ये बेसिकली आपकी रिस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और रिस्पिरेशन जो है वो मेन फंक्शन किसका है, मेडुला का, ये सिर्फ उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। दो डिफरेंट सेंटर होते हैं, न्यूमोटेक्सिक और एपिनोस्टिक सेंटर्स। किधर होते हैं, पोन्स में। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये हमारे पास पोन्स है, तो ये दो सेंटर हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ये दोनों किस में काम कर रहे हैं, रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा की कर रहे हैं। मेन रिस्पिरेशन कंट्रोल्स किसके पास हैं, मेडुला के पास। ये सिर्फ उसकी मदद के लिए पोन्स में दो सेंटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है अब मेडुला आ गया। मेडुला के फंक्शंस देखते हैं। सम सेल्स कॉन्स्टिट्यूट रिले स्टेशंस फॉर सेंसरी नर्व्स पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरिब्रम। अगेन रिले स्टेशंस के तौर पे काम करते हैं। द वाइटल सेंटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी लाइन इन इट्स डीपर स्ट्रक्चर। इसमें कुछ वाइटल सेंटर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर सेंटर, नंबर 2 है रिस्पिरेटरी सेंटर, नंबर 3 है रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलोइंग। ये 3 सेंटर्स इसके अंदर होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, वाइटल। अब जैसे कार्डियोवास्कुलर है तो ये आपके हार्ट की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। रिस्पिरेटरी है, आपकी सांस लेने को कंट्रोल कर रहा है। वॉमिटिंग या कफिंग या स्नीजिंग या स्वेलोइंग होती है तो उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। कैसे करता है अभी अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर सेंटर। दिस एरिया कंट्रोल्स द रेट एंड फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। आपका दिल किस स्पीड से धड़क रहा है, किस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो किसके कंट्रोल में है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर के कंट्रोल में, जो किधर है, मेडुला में। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। विदिन द CVC other groups of nerve cells forming the vasomotor central control the diameter of blood vessels especially the small arteries and arterioles। इस सेंटर के अंदर हमारे पास एक और सेंटर है जिसे हम क्या कहते हैं, वेजोमोटर सेंटर, जो बेसिकली आर्टरीज और आर्टेरियोल्स का डायमीटर कंट्रोल कर रहा होता है और इसी डायमीटर के थ्रू BP कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये हमारे पास था कार्डियोवास्कुलर सेंटर। अगला सेंटर कौन सा है, द रिस्पिरेटरी सेंटर। नाम से ज़ाहिर है दिस एरिया कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन। फ्रॉम हेयर नर्व इम्पल्सेस पास टू द phrenic and intercostal nerves which stimulate contraction of the diaphragm and intercostal muscles thus initiating inspiration। अगर आपको याद हो तो इंस्पायरेशन दो मसल्स के फंक्शन से हो रही होती है, एक डायफ्राम होता है और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। तो उनके साथ उन्हें जो नर्व सप्लाई जाती है वो इसी रिस्पिरेटरी सेंटर से जाती है, जिसका नाम क्या है, phrenic nerves and intercostal nerves। It functions in close association with the pneumotaxic and epinostic centers in the pons। जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका है, दो सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोन्स में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट जो मेडुला का है वो है रिफ्लेक्स सेंटर्स। इरिटेंट्स प्रेजेंट इन द स्टमक और रिस्पिरेटरी ट्रैक स्टिमुलेट द मेडुला ऑब्लंगेटा एक्टिवेटिंग द रिफ्लेक्स सेंटर्स द वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस देन अटेम्प्ट टू एक्सपेल द इरिटेंट। आपके अगर नोज़ में कुछ ऐसा चला गया है, मिट्टी वगैरह ज़्यादा चली गई है तो उससे स्नीजिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा। ये कफिंग रिफ्लेक्स आता है जब आप खाने के थ्रू कुछ इनहेल अगर आप कुछ कर लें, या वॉमिटिंग वगैरह तब आती है कि आपने जब खाना खा लिया वो उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा थे, वो आपकी बॉडी को सूट नहीं किया, तो वो जाकर रिफ्लेक्स सेंटर को मैसेज देते हैं, वो मेडुला होता है और मेडुला फिर क्या वॉमिट करवा देते हैं। नेक्स्ट ये जो फंक्शन है ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये पूरे ब्रेन स्टेम का काम है जिसमें हमारे पास मिड ब्रेन भी आ रहे हैं, पोन्स भी आ रहे हैं और मेडुला भी आ रहा है। द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है इन द कोर ऑफ द ब्रेन स्टेम सराउंडेड बाय न्यूरल पाथवेज दैट कंडक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व इम्पल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास इधर ब्रेन स्टेम है। वो क्या कर रही है, जो भी यहाँ से इम्पल्सेस ऊपर की तरफ जा रही हैं या जो नीचे की तरफ आ रही हैं उनको आपस में चेक कर रही है और कोऑर्डिनेट कर रही है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। इट हैज़ ए वास्ट नंबर ऑफ सिनेप्टिक लिंक्स with other parts of the brain and is therefore constantly receiving information being transmitted in ascending and descending tracks। जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर या नीचे जा रही है वो उसका कौन पता लगवा रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। फंक्शंस इसके क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल, एक्टिविटी एसोसिएटेड विद वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है स्केलेटल मसल्स की, और दूसरा क्या है, जो आपकी बॉडी का बैलेंस है वो भी मेंटेन किसकी वजह से हो रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से।
कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है उसकी भी कोऑर्डिनेशन कौन करा रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन करवा रहा है। ऑटोनॉमिक में क्या क्या आता है, कार्डियोवास्कुलर आ गया, रिस्पिरेटरी आ गया या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, सेलेक्टिव अवेयरनेस दैट फंक्शंस थ्रू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारी बॉडी में एक, इसी में रेटिकुलर फॉर्मेशन में एक सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, विच सेलेक्टिवली ब्लॉक्स और पासेज इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मतलब बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुंचानी है, कौन सी ऊपर नहीं पहुंचानी। जो उस बंदे के लिए ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन वो ऊपर पहुंचा देंगे, जो नहीं ज़रूरी वो नहीं पहुंचाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ ये देखते हैं। द स्लाइड साउंड मेड बाय ए सिक चाइल्ड मूविंग इन बेड मे रोज हिज मदर बट द नॉइज ऑफ रेगुलरली पासिंग ट्रेन्स डज नॉट डिस्टर्ब हर। अब हमारे पास एक किसी का घर ऐसे है कि वो ये पास ही रेलवे स्टेशन है जहाँ से ट्रेन्स वगैरह गुजरती हैं। अब एक मदर है, उसका एक बच्चा है मासूम, तो अगर वो बच्चा रोने लग जाएगा या ज़रा से कोई आवाज़ भी निकालेगा तो मदर फ़ौरन उठ जाएगी, चाहे वो रात के 3 बजे हो। अब वही मदर अगर वो सोई हुई है रात के 3 बजे, अगर बाहर से ट्रेन जा रही है जिसका तो शोर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे का शोर है, बट स्टिल उससे उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कौन सी ऊपर पास आउट करानी है, कौन सी पास आउट नहीं करवानी, ये किसका फंक्शन है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है जिसका नाम क्या है, सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट। ये भी वॉलंटरी मसल मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ऊपर हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कर रहा था। पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर एंड बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। इसका ज़्यादा रोल इसमें होता है बैलेंस और पोस्चर में, सेरिबेलम का। सेरिब्रल एक्टिविटी इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। द सेरिबेलम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स इंश्योरिंग स्मूथ इवन प्रिसाइज एक्शंस। मतलब डिफरेंट जो बॉडी के मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ताकि एक प्रिसाइज एक्शन से चलें। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, वही बात है। द सेंसरी इनपुट फॉर दीज फंक्शंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मसल्स एंड जॉइंट्स एंड द आइज एंड द ईयर्स। ईयर से इसको इन्फॉर्मेशन आती है, आइज से आती है, जॉइंट से आती है एंड मसल से आती है, और इन सब को वो एनालाइज करके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि क्या है, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन कर सके। Proprioceptor impulses from the muscles and joints indicate their position in relation to the body as a whole, and those impulses from the eyes and the semicircular canals in the ears provide information about the position of head in the space. अब ears से और eyes से उसको जो impulses आ रही हैं cerebellum को बेसिकली ये बता रही होती हैं कि आपका head किधर है in space. Impulses from the cerebellum influence the contraction of skeletal muscle so that balance and पोस्चर आर मेंटेन्ड, और बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए भी सेरिबेलम इन इम्पल्सेस को यूज़ करके आगे जाके फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स करवाता है ताकि आपका बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन रहे। द सेरिबेलम में आल्सो हैव ए रोल इन लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी कंफर्म तो नहीं है पर कहा जाता है कि शायद इसका रोल जो है वो लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी है। डैमेज टू द सेरिबेलम रिजल्ट्स इन क्लमजी एंड कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट एंड इनएबिलिटी टू कैरी आउट स्मूथ स्टेडी प्रिसाइज मूवमेंट्स, क्योंकि इसका बैलेंस से ज़्यादा कंट्रोल काम है। अगर आपको सेरिबेलम ही ख़राब हो जाएगा तो आप अपने बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकेंगे, आपकी कोई मूवमेंट है जो आप चल वगैरह भी रहे होंगे वो भी सही कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी।